हम पढ़ा रहे थे टोपोग्राफी के बारे में। टोपोग्राफी 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 स्थलाकृति विज्ञान। चल रहा है सब में? किसमें है वो? चलिए सब लोग को गुड इवनिंग बाबू। हम आप लोग को इससे पहले के क्लास में टोपोग्राफी के बारे में देखिए नदी स्थलाकृति पढ़ा दिए थे, हो गया था ना रिवर टोपोग्राफी। तो रिवर टोपोग्राफी पढ़ा दिए थे। आज सब लोग को मिलेगा, जो लाइव जो ऑफलाइन वाले हैं उन लोग का भी आज ऑनलाइन ही हो रहा है। एक्चुअली आप लोग के लिए थोड़ा सा हम बाहर गए हुए थे, इसलिए सुबह का शेड्यूल डिस्टर्ब हो गया, तो क्लास डिस्टर्ब ना हो इसलिए शाम को आपका ले लिया। समुद्री जल द्वारा निर्मित स्थलाकृति देख लेते हैं, फिर भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति को देखेंगे हम लोग। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत लेट हो गया सर, नोटिफिकेशन दे दिया गया था बाबू आप लोग को कि क्लास 5 बजे होगा, अब 5:20 हो गया। ओ माय गॉड। अयोध्या की धरती से नमस्कार सर, नमस्कार। राम जी की धरती पे हुए हैं, रावण वाला काम मत करना, ठीक है? नहीं तो बदमाशियों बहुत करता है ऐसा लड़का सब। समुद्री जल द्वारा देखिए बाबू, एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, समुद्री जल द्वारा जो स्थलाकृति का निर्माण करते हैं वो ज्यादातर स्थलाकृति तटों पर होती है। समुद्री जल द्वारा बनने वाले स्थलाकृति में वो स्थलाकृति तटों पर ज्यादा बनते हैं सर। जैसे कोई समुद्र का तट है, ये समुद्र का तट है, और ये समुद्र का तट जो होता है ना टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो इस टेढ़े मेढ़े तट को हम दंतुरित तट कहते हैं। तो समुद्र के तटों को टेढ़ा मेढ़ा करने का काम किसका होता है? समुद्री लहरों का होता है। तो समुद्र में स्थलाकृतियों का जो निर्माण होता है वो किसके द्वारा होता है? लहरों के द्वारा होता है। ये लहरें ही अलग अलग टाइप की स्थलाकृतियों को बना देती हैं, इन लहरों के माध्यम से ही स्थलाकृति का निर्माण होता है। तो ये चीज तो कंफर्म हो जाइए कि लहरों से स्थलाकृति बनेंगे, और ये स्थलाकृति समुद्र के तटों पर बनते हैं, समुद्र के तटों पर बनेंगे। अब यहाँ जैसे समुद्र का पानी भर गया हो, तो समुद्र का पानी जब यहाँ भर जाता है तो समुद्र की लहरें शांत नहीं बैठती हैं, ये लहरें लगातार तटों पर प्रहार करती रहती हैं, जिससे कि तटें दंतुरित हो जाती हैं। दंतुरित का मतलब होता है उबड़ खाबड़, दंतुरित का अर्थ होता है उबड़ खाबड़। साउंड कम आ रहा है, साउंड क्यों कम जाएगा बाबू? आपको कान आप चेक कराइए, वैसे हम तेज बोल रहे हैं आगे से। दंतुरित का मतलब होता है टेढ़ी मेढ़ी तट, टेढ़ी मेढ़ी तट, उसे कहते हैं दंतुरित तट। क्या कहेंगे? दंतुरित तट। अब समुद्र में कई सारे कचड़े घूम रहे होते हैं, इन कचड़ों को हम सिल्ट कहते हैं, समुद्री कचड़ों को हम सिल्ट कहते हैं। याद रखिएगा, समुद्री कचड़े क्या कहलाते हैं? सिल्ट कहलाते हैं। 4 बार एग्जाम में पूछेगा समुद्री कचड़े क्या कहलाएंगे? सिल्ट। लहरें इन सिल्ट को ढकेल ढकेल के आगे ले जाकर यहाँ कहीं फंसा देती हैं, जिससे कि समुद्र का जल फंस जाता है और यहाँ एक झील का निर्माण होता है। ऐसे झील को हम लैगून झील कहते हैं। कौन सा झील? लैगून झील। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का झील है। आप आंसर दीजिए कि भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? भारत का सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का किस राज्य में है? ठीक है, हाँ वेरी गुड, उड़ीसा में है, उड़ीसा में है, वेरी गुड, उड़ीसा में है, वेरी गुड। चलिए हम ध्यान से समझते हैं, उड़ीसा में स्थित है। ये खारे पानी का झील है। कैसा है? खारे पानी का झील। समुद्री जल कई जगह पे ये टेढ़े मेढ़े तट को क्या कहते हैं? दंतुरित तट। जो नोकीले तट होते हैं उन्हें कहते हैं दंतुरित तट। दंतुरित तट का निर्माण करती हैं। इसके अलावे समुद्री लहरें समुद्र के किनारे वाले, अगर समुद्र के किनारे कोई पहाड़ है तो उसमें गुफा का निर्माण कर देती है, गुफा का निर्माण कर देगी। क्या कर देगी? गुफा का। तो समुद्री गुफा का निर्माण समुद्री जल से नहीं होता है बल्कि लहरों से होता है। तो स्थलाकृति विज्ञान में सबसे बड़ा चीज क्या होती है? लहर होती है। समुद्री स्थलाकृति में क्या होगा? लहर। क्या हो जाएगा? लहर। अगर लहर नहीं रहेगी तो सिल्ट आगे नहीं आ पाएगा, लहर रहेगी तो सिल्ट बकोट के लेके चली आएगी। तो समुद्र के तट का टेढ़ा मेढ़ा होना, समुद्री तट का दंतुरित होना,
लैगून झील समुद्र के किनारे बनते हैं, जब उनके तटों के आगे माटी छाप देती है ले आके तो एक हीरा जल लैगून झील कहलाता है। लैगून झील के बाद ऐसे समुद्र के तटों पर गुफा बन जाते हैं जिन्हें हम समुद्री गुफाएं कहते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किस पे ध्यान देने के लिए कह रहा है सर? प्लीज हिस्ट्री वाला क्लास एक्टिव करवा दीजिए प्लीज। नोटिफिकेशन क्यों नहीं दिया जाता है क्लास का? नोटिफिकेशन दिया जाता है क्लास का। एक्चुअली आप अपना नोटिफिकेशन ऑफ किए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ये क्लास रिकॉर्डेड है नहीं, लाइव चल रहा है, रिकॉर्डेड नहीं है। क्या हुआ भाई? ऊपर करो तो। आज ऑनलाइन वाले बच्चे नहीं आए हैं क्या? अच्छा, ऑफलाइन वाले नहीं आए हैं क्या? कब आए हैं भाई? ऑनलाइन ऑफलाइन सब लोग हैं। ये दूसरा कैमरा है, इसमें हम चाहें तो आपके एकदम खोपड़िया में घुस सकते हैं। ज़्यादा बदमाशी करोगे तो निकाल लेंगे इसी में से हाथ डाल के। ये थोड़ा सा करीब आ गया है कैमरा, बस, और कोई अंतर नहीं है। चलिए अब हम देखते हैं समुद्री जल लहर के बाद भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। देखिए, यूं तो भूमिगत जल में बहुत सारे स्थलाकृति बनते हैं, लेकिन भूमिगत जल से स्थलाकृति में याद रखने वाली चीज क्या है उसे आपको ध्यान से रखना है। भूमिगत जल। अब भूमिगत जल को अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। इससे जो स्थलाकृति बनेगी वो वहीं बनेगी जहां की मिट्टी में चूना पत्थर की अधिकता हो। किसकी अधिकता हो? चूना पत्थर की अधिकता। किसकी अधिकता? चूना पत्थर की अधिकता। जहां पर चूना पत्थर की अधिकता होती है ऐसे क्षेत्र को हम कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं बाबू? कार्स्ट प्रदेश कहते हैं। कास्ट प्रदेश जहां की मिट्टी में चूना घुला हो, ऐसी मिट्टी पे जब पानी पड़ेगा तो मिट्टी दलदल नहीं होगी बल्कि नीचे से बह जाती है। नीचे से मिट्टी क्या हो जाती है? बह जाती है। नीचे से मिट्टी बह जाती है। समझ में आ गया कि नहीं है? सर आज आप बहुत बड़े बड़े दिख रहे हैं पहले छोटा दिखते थे। चलिए ध्यान से देखिए, तो कास्ट प्रदेश जो होता है इसमें चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है। कास्ट प्रदेशों में चूना पत्थर की मात्रा अधिक होती है। अब जैसे जगहों पे चूना पत्थर अधिक रहेगा तो पानी जो होता है जमीन के जब अंदर घुसता है तो कचाई नहीं करता है बल्कि चूना को गलाना चालू कर देता है। अब जैसे मान के चलिए कोई ये कोई प्रदेश है चूना पत्थर का। अब कोई भी जगह है, लेट सपोज हम इस तरह से एक आकृति लेते हैं यहाँ पर, और ये इसमें ये जमीन है, इसमें कहीं कहीं चूना की अधिकता है और कहीं कहीं चूना की अधिकता नहीं है। तो इसमें मिट्टी जाएगा तो जहां जहां चूना की अधिकता रहेगा उसको काट देगा, और जहां चूने की अधिक, ये एरो क्यों आ जा रहा है यहाँ पर लिखने के टाइम? इसमें एरो बन जा रहा है कभी कभी कर्सर। तो देखिए, जहां चूना की अधिकता रहेगी उस जगह को ये काट देगा, जहां चूना की अधिकता नहीं रहेगी उसे नहीं काट पाएगा। जहां चूना की अधिकता रहेगी उसे काट देगा, जहां नहीं रहेगी उसे नहीं काट पाएगा। तो इस तरह से पानी अंदर चला जाएगा। जहां अब नीचे में भी वही होगा, जहां चूना की अधिकता हो गई उसे काट दिया, और जहां नहीं हुई उसे नहीं काट पाता है। इस शेप में ये आगे बढ़ जाता है। कहीं कहीं चूना की अधिकता ज्यादा तो ये आराम से जाकर ऐसे सट जाता है। तो ये बीज, ये स्थलाकृति जो थी ये मिट्टी बच गया। बाकी जहां जहां चूना था उस जगह को इसने काट दिया। जहां चूना था देखिए उस जगह को इसने क्या कर दिया है? काट दिया। जिस जगह पर चूना रहता है उस प्रदेश को हम कौन सा प्रदेश कहते हैं? फटाफट आंसर दीजिए। जिस जगह की मिट्टी में चूने की अधिकता रहती है उस जगह को क्या कहते हैं? फटाक से आंसर दीजिए। जहां चूने की अधिकता रहती है उसे क्या कहते हैं? कास्ट प्रदेश। वेरी गुड। क्लासरूम चेंज हो गया क्या सर? नहीं बाबू, टोटल 8-10 स्टूडियो बना दिए हैं आप सभी लोगों के लिए। चाहे जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप अमीर हैं, आप दिल्ली जाके 5 लाख रुपया देके 1 लाख रुपया देके पढ़ सकते हैं, लेकिन गरीब हैं तो आप अपने गांव के लड़कों को बोल दीजिए कि आप गरीबी की वजह से आपकी पढ़ाई नहीं छूटेगी। इसलिए हम कई स्टूडियो बनाए हैं और बहुत जल्दी आपको डिफेंस के भी बैचेज देखने को मिलेंगे। लड़का 20,000 25,000 दे के पढ़ता है, उससे अच्छा उसे कम फी में पढ़ाया जाएगा। कास्ट प्रदेश कहते हैं। वेरी गुड। टाइमिंग आज गड़बड़ हो गई थी बाबू, चलिए ध्यान देते हैं। ये जगह को काट दिया गया, जमीन समुद्र भूमिगत जल ने इस जगह को काट दिया। तो देखिए, इस कटे हुए क्षेत्र में जो नीचे से उठी आकृति रहते हैं इसे स्टेलेटाइट कहते हैं।
इसे माइट, स्टेलेमाइट, इसे कहेंगे स्टेलेमाइट, इसे क्या कहेंगे स्टेलेमाइट। और जो ऊपर से स्थलाकृति है ये वाली, ये इसे कहेंगे स्टेलेटाइट, 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 स्टेलेटाइट। अब आप ही बताइए, ऊपर से पंखा लटका रहता है उसको टाइट कसना जरूरी है, तो जो ऊपर से लटकी हुई स्थलाकृति है इसे कहते हैं स्टेलेटाइट। ऊपर से जो लटका इसे क्या कहेंगे स्टेलेटाइट, और जो नीचे से है इसे क्या कहेंगे स्टेलेमाइट। नीचे से जो इसे क्या कहेंगे स्टेलेमाइट। बताइए नीचे वाला ये क्या कहलाएगा स्टेलेमाइट, और जो ऊपर से अटका है इसे क्या कहेंगे स्टेलेटाइट, स्टेलेटाइट। तो क्वेश्चन भी कहेगा भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति में ऊपर से नीचे लटकी स्थलाकृति को, ऊपर से नीचे लटकी स्थलाकृति को हम क्या कहते हैं? तो ऊपर से नीचे लटकी स्थलाकृति को हम स्टेलेटाइट कहते हैं, और नीचे से ऊपर गई स्थलाकृति को हम स्टेलेमाइट कहते हैं। तो स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट में अंतर समझिएगा। पंखा ऊपर से लटका रहता है तो स्टेलेटाइट, और नीचे है तो माइट, नीचे है तो माइट, और दोनों सट गया तो इसे कंदरा कहते, स्तंभ कहते हैं, कंदरा स्तंभ कहेंगे। जब दोनों सट जाएगा तो इसे क्या कहेंगे कंदरा स्तंभ। और जो शुरुआत का खाली जगह है इसे कहते हैं कंदरा, गुफा या कंदरा, इसे क्या कहेंगे कंदरा। और ये जो सट गया है इसे कहते हैं कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, क्या कहेंगे कंदरा स्तंभ। और जो नहीं सटा है उसे क्या कहेंगे कंदरा, सट गया जो उसे कंदरा स्तंभ। सर पीडीएफ अपलोड कर दीजिए, कंदरा स्तंभ। ये हो गया आपका कंदरा, क्या हो गया वो कंदरा, क्या हो गया वो गुफा या कंदरा, गुफा या कंदरा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? कितना बजे तक क्लास चलेगा? जब तक है जान। कब तक क्लास चलेगा? जब तक है जान, तब तक चलेगा क्लास, ठीक है। जब तक जिंदगी रही तब तक तुम्हें याद करते रहेंगे। जिस दिन हम याद न करें समझ जाना खुदा ने हमें याद कर लिया, ठीक है। इसलिए क्लास तो हमेशा चलते रहेगा। जब तक हम इस जमीन पे हैं तब तक हम आप लोग के लिए ही हैं। और अगर हम नहीं पढ़ाएं तो समझ जाना खान सर गलो ऊपर क्लास ले, वो हमको ऊपर में भी क्लास दिया जाएगा पढ़ाने के लिए नरक में, ठीक है। चलो भाई, ये हो गया कंदरा, ये हो गया कंदरा, क्या हो गया कंदरा। ऊपर से लटका तो क्या कहेंगे स्टेलेटाइट, और नीचे से गया तो स्टेलेमाइट। ऊपर से स्टेलेटाइट, नीचे से स्टेलेमाइट, दोनों सट गया, दोनों सट गया तो समझ जाइएगा कि ये हो गया कंदरा, मतलब खाली जगह, उसमें एक स्तंभ है, पिलर है, कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? चलो भाई आगे ध्यान देते हैं। ये वाला जो जगह है क्या कहलाएगा? ये कंदरा, ये क्या कहलाएगा कंदरा। और ये ऊपर से लटका है इसे क्या कहेंगे हम लोग कंदरा, यही सुसराई क्या है स्टेलेटाइट, ये है स्टेलेमाइट। ये खाली जगह है कंदरा, सट गया तो कंदरा स्तंभ, सट गया तो कंदरा स्तंभ। पीडीएफ नहीं होगा तो पीडीएफ अपलोड करा देंगे, आप समझने पे फोकस कीजिए, ज़्यादा पीडीएफ नहीं करेंगे। ये हो गया कंदरा स्तंभ, कंदरा स्तंभ। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण चूना पत्थर वाले अधिकता में होती है, चूना पत्थर के अधिकता वाले जगह में होती है। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई दिक्कत? सर हम जेएनयू से आपका वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़े। करेंट अफेयर का क्या करेंगे? करेंट अफेयर लास्ट में पढ़ाएंगे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए। अब ये हो गया आपका भूमिगत जल द्वारा जब भूमि के अंदर पानी चला जाता है तब। इसके अलावे अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो इसके ऊपर छोटे छोटे छेद होते रहते हैं, इसके ऊपर छोटे छोटे क्या हो जाते हैं छेद हो जाते हैं, सुराख। जब पानी पड़ता है तो यहाँ छोटा सा क्या हो जाता है सुराख हो जाता है, फिर आगे चल के ये सुराख थोड़ा बड़ा हो जाता है,
आगे जाके ये सुराख क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है। उसके आगे जाके ये सुराख और भी बड़ा हो जाता है, ये सुराख क्या हो जाता है, और बड़ा हो जाता है। तो ऊपर से भी इस स्थलाकृति का निर्माण होता है। सबसे ऊपर जो स्थलाकृति बनी है, ये जो सुराख हुआ है, इस सुराख को हम लोग क्या कहते हैं, घोल रंध्र। सुराख को क्या कहेंगे बाबू, घोल रंध्र कहते हैं। क्या कहेंगे, घोल रंध्र। और घोल रंध्र थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा तो उसे डोलाइन कहते हैं। देखिए ये है घोल रंध्र, ये क्या है, छेद है घोल रंध्र। इसमें ऐसे डोलाने लगेंगे लाठी डाल के तो ये छेद बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसे डोलाइन कहते हैं। क्या कहेंगे, डोलाइन। तो देखिए भूमिगत जल में जब ऊपर से पानी पड़ता है तो वहाँ का चूना गल जाता है तो एक कटोरा बन जाता है जिसे घोल रंध्र कहते हैं। क्या कहते हैं, घोल रंध्र। इस कटोरवा को और ऐसे ऐसे डोला के बड़ा थरिया कर दीजिएगा तो उसे कहते हैं डोलाइन। क्या कहते हैं, डोलाइन। क्या कहेंगे, डोलाइन। आगे बढ़ जाए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? रीचा राय कह रही है कि सर अभी ये कौन मारा, आप जिंदा हैं? हम जिंदा नहीं है रे बकलोलिया। कह रही है कि सर अभी ये कौन मारा, आप जिंदा हैं। उसी पे बोलेंगे कि बकलोल होती है तो गुस्सा आ जाएगी, बकलोल बोलते हैं। आगे बढ़े। कहती है कि अब ये कौन मार जिंदा है, तुम चुरैन है तो क्या सबको चुरैन समझ रही है? आगे बढ़ते हम लोग। अरे हम चुरैन नहीं है रे, चुरैन सब भी एडमिशन ले लिए सर। करिए से आप जिंदा कहाँ हैं? चलो ध्यान देते। छोटा सा छेद रहेगा तो घोल रंध्र। ये कहाँ लिखे हम, बताओ बबुआ, हम कहाँ लिख दे बताओ? हम लिख देते हैं इधर, इसको लिख देते हैं नीचे करके कंदरा, और यहाँ लिख देते हैं ये छेद। छोटा छेद रहेगा तो उसे कहेंगे घोल रंध्र, घोल रंध्र। और छेद बड़ा हो जाएगा तो डोलाइन, डोलाइन। और बड़ा होगा तो युवाला। क्या हो जाएगा, युवाला। क्या हो जाएगा, युवाला। क्या बन जाएगा, युवाला। छोटका क्षेत्र घोल रंध्र, डोला दीजिएगा तो बड़ा हो जाएगा डोलाइन, और बड़ा कर देंगे तो युवाला हो जाएगा, और बड़ा हो जाएगा तो युवाला। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आगे बढ़े। आगे बढ़े। युवाला कहेंगे। क्या कहेंगे, युवाला। चलो बबुआ, अब हम आपसे सवाल पूछने का टाइम आ गया। सवाल बताइए, अगर जिस जगह पर जिस मिट्टी में अगर चूना पत्थर की अधिकता है तो ऐसी मिट्टी को क्या कहेंगे, काष्ठ प्रदेश। क्या कहेंगे, काष्ठ प्रदेश। आगे बढ़ जाए। काष्ठ प्रदेश में अगर ऊपर से मिट्टी पे थोड़ा सा छेद हो गया, ऊपर से मिट्टी में क्या हो गया, छेद हो गया, तो ऐसी मिट्टी को हम कहेंगे घोल रंध्र। क्या कहेंगे, घोल रंध्र। और घोल रंध्र को डोला के चौड़ा करेंगे तो डोलाइन, और डोला के चौड़ा करेंगे युवाला, और क्या करेंगे, चौड़ा कर देंगे युवाला। ये अंदर जो खाली जगह है इसे अंधी घाटी कहते हैं। क्या कहेंगे, अंधी घाटी। तो ये जो अंदर गया है कंदरा है। देखिए ध्यान से बाबू, पूरा अंदर है तो कंदरा है, पूरा अंदर है तो कंदरा है, और बाहर से हम इसे कहेंगे अंधी घाटी, क्योंकि अंधा दिखेगा नहीं अंदर, तो इधर क्या कहेंगे, अंधी घाटी। अंधी घाटी, अंधी घाटी। क्वेश्चन पूछेगा भी आकार की घाटी कौन बनाता है? आप बताइए, भी आकार की घाटी कौन बनाएगा? भी आकार की घाटी कौन बनाएगा? भी आकार की घाटी कौन बनाता है? जल्दी बताएंगे आप लोग। भी आकार की घाटी कौन बनाता है? रीभर। वेरी गुड, रीभर बनाता है, रीभर बनाता है, रीभर। और बताइए, आई आकार की घाटी भी रीभर, भी आकार की घाटी, आई आकार की घाटी, एस आकार की घाटी, ये सब कौन बनाता है? रीबर। लेकिन ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी कौन बनाता है? भूमिगत जल। अंधी घाटी से आगे जाएंगे क्या मिलेगा? कंदरा मिलेगा। और इस कंदरा में नीचे देखेंगे स्टेलेटाइट, स्टेलेमाइट, ऊपर देखेंगे स्टेलेटाइट, आगे दोनों सट जाएगा कंदरा स्तंभ। ऊपर में छोटा सा छेद घोल रंध्र, डोला दीजिएगा डोलाइन, और बड़ा कर देंगे युवाला, और बड़ा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? युवाला। और जिस दिन ये भैंस के नीचे गिर जाएगा,
जिस दिन ये धंस के नीचे गिर जाएगा, धंस जाएगा, तो उसे कहते हैं हम पोलजे। क्या कहेंगे? पोलजे। धंस गया तो पोलजे, धंस गया तो पोलजे। जिस दिन ये धंस के नीचे गिर जाएगा क्या कहलाएगा? पोलजे। धंस के नीचे गिरा, पोलजे। और नीचे जब किचाइन हो जाएगा तो पोलजे से बनने वाली मिट्टी को हम टेरा रोसा कहते हैं। टेरा रोसा, टेरा रोसा मिट्टी। यह टेरा रोसा मिट्टी कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यह टेरा रोसा मिट्टी कॉफ़ी के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। पोलजे के बाद बनने वाली मिट्टी टेरा रोसा कहलाती है। यह मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। यह मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है। सवाल में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति का निर्माण ऐसे ही जगहों पर हो सकता है जहां चूना पत्थर की अधिकता है। चूना पत्थर की अधिकता वाले क्षेत्र को हम काष्ठ प्रदेश कहते हैं। कौन सा प्रदेश कहते हैं? काष्ठ प्रदेश कहते हैं। काष्ठ प्रदेश में जब अंदर पानी घुसता है तो उसे अंधी घाटी कहते हैं। अंधी घाटी आगे जाएंगे तो गुफा बनाएगा जिसे हम कंदरा कहते हैं। इस कंदरा में नीचे से उठी स्थलाकृति को हम स्टेलेमाइट कहते हैं। ऊपर से लटकती स्थलाकृति को स्टेलेटाइट कहते हैं। जब स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट दोनों आपस में जुड़ जाते हैं तो क्या होता है? वो दोनों बन जाते हैं आपके क्या चीज? कंदरा स्तंभ। क्या बन जाते हैं? कंदरा स्तंभ बन जाते हैं। लेकिन जब ये ऊपर की ओर पानी गिरता है तो छोटा सा छेद बनाता है। उस छेद को हम लोग क्या कहते हैं? घोल रंध्र। छेद को हम क्या कहते हैं? घोल रंध्र। घोल रंध्र को डोला दीजिएगा तो क्या हो जाता है? डोलाइन। घोल रंध्र को डोला देंगे तो डोलाइन, और डोला देंगे तो क्या बनेगा? युवाला। भंस गया तो पोलजे। पोलजे से बनने वाली मिट्टी टेरा रोसा क्या कहलाती है? टेरा रोसा। कॉफ़ी के लिए अच्छा माना जाता है टेरा गोसा। कॉफ़ी के लिए अच्छा माना जाएगा टेरा रोसा। याद रहेगा, कॉफ़ी के लिए कौन सा अच्छा माना जाता है? टेरा रोसा। किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब आपसे पूछता है कि काष्ठ प्रदेश ज्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो काष्ठ प्रदेश ज्यादातर यूरोप में पाए जाते हैं। और यूरोप का एक देश है जिसका नाम है स्लोवाकिया। क्या नाम है? स्लोवाकिया। स्लोवाकिया में काष्ठ प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं। स्लोवाकिया में काष्ठ प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं। यूरोप के स्लोवाकिया में काष्ठ प्रदेश ज्यादा पाए जाते हैं। आप सब लोग ने आंसर बहुत ही अच्छा दिया। आप सब लोग को एडवांस में हैप्पी दिवाली। आगे बढ़े। सर ग्रुप डी का बैच डिलीट हो गया है। डिलीट नहीं हुआ है, वो सर्वर में ज़्यादा जगह नहीं था तो उसको भगा दिया है। अभी हम उसको 1 घंटा के अंदर पकड़ के वापस लाएंगे। 1 घंटा के अंदर अंदर। आप कहिए तो अभी ये लेते आते हैं, लेकिन हम बस ऐसे कह रहे हैं, क्लास छोड़ के तो जाएंगे नहीं। ऐसे बोल देंगे तो आप लोग को लगेगा ओ माय गॉड सर कितना मानते हैं, लेकिन अभी नहीं जाएंगे हम, बस ऐसे बोल रहे हैं। बताइए काष्ठ प्रदेश ज़्यादातर कहाँ पाए जाएंगे? यूरोप के क्षेत्र में पाए जाएंगे। किस क्षेत्र में? यूरोप के क्षेत्र में पाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत में बहुत कम पाए जाते हैं। कुछ राजस्थान के क्षेत्रों में काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ काष्ठ प्रदेश पाए जाते हैं। भारत में इसकी अधिकता नहीं है। सर आप टोपी पहना, हम बता के बताते हैं बाबू। हम आपको ये नहीं कहें, हम कहें कि जैसे क्लास ख़त्म होगा हम सर्वर पे अपलोड करेंगे। सर्वर पे जाने के लिए हमारा फिंगरप्रिंट चाहिए, समझे? आगे बढ़ जाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, हम इसका मतलब समझे कि कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपसे एक सवाल पूछते हैं। भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर। भूमिगत जल, भूमिगत जल को अंग्रेजी में कहते हैं अंडरग्राउंड वाटर। कैसा वाटर? अंडरग्राउंड वाटर। अब ये अंडरग्राउंड वाटर 2 तरह की स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। कितने तरह की स्थलाकृति? 2 तरह का। एक जो होती है सतह पर निर्माण होता है। कहाँ होता है? सतह पर निर्माण होता है। दूसरी जो स्थलाकृति होती है भूमि के अंदर होती है, अतः उसे भूमिगत कहते हैं। भूमिगत स्थलाकृति और सतह पे देखेंगे तो सबसे पहले छेद होगा जिसे हम कहेंगे घोल रंध्र कहेंगे। जब ये घोल रंध्र बड़ा हो जाएगा, डोला देंगे तो ये
आगे बढ़ेगा डोलाइन, और डोलाइन के बाद पड़ा होगा तो युवाला। युवाला जब भरा जाएगा तो इसे कहेंगे पोलजे। अब पोलजे से बनने वाली मिट्टी को हम क्या कहते हैं बबुआ? टेरा रोसा। टेरा रोसा क्या कहेंगे? टेरा रोसा कहते हैं। क्या कहते हैं? टेरा रोसा। अब भूमिगत जल द्वारा बनने वाली स्थलाकृति में अगर देखेंगे तो सबसे पहले मिलेगी अंधी घाटी। अंधी घाटी, इस अंधी घाटी में आगे बढ़ेंगे तो गुफा मिलेगा जिसे हम कहते हैं कंदरा। और इस गुफा में आपको दो तरह की स्थलाकृति मिलेगी। पहला जो ऊपर की ओर लटकेगा स्टेलेटाइट मिलेगा, और जो नीचे की ओर लटकेगा स्टेलेमाइट मिलेगा। और दोनों अगर सट गया तो उसे कहेंगे हम लोग कंदरा स्तंभ। क्या कहेंगे? कंदरा स्तंभ। अब अगर आपसे पूछेगा कि भूमिगत जल द्वारा स्थलाकृति कैसे प्रदेशों में, तो चूना वाले प्रदेशों में, जिसे हम कहते हैं कार्स्ट प्रदेश। ये कहाँ ज़्यादा देखने को मिलता है? तो ये मिलता है यूरोप के स्लोवाकिया पर। स्लोवाकिया कहाँ मिलेगा? स्लोवाकिया में। अब बताइए, सब कुछ तो खत्म हो गया। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भूमिगत जल द्वारा से कुछ भी पूछेगा आप बता सकते हैं। अब हम चलते हैं किसके द्वारा? पवनों द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। पवनों द्वारा बनने वाली स्थलाकृति। पवनों द्वारा जब स्थलाकृति पढ़ लेंगे तो फिर हम आपको पढ़ा देंगे कि बर्फ द्वारा कौन कौन सी स्थलाकृति बनती है। तो इस प्रकार से आपका टोपोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा। कल आपका क्लास शायद सुबह 9 बजे रखा गया है, तो कल आपको 2 बजे, 2 टाइम हो सके तो बुलाया जा सके। 9 से 12 भी बुलाया जा सकता है और बाद में फिर कुछ बुलाया जा सकता है। ठीक है? मैप होगा कि नहीं? मैप आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा बाबू। मैपिंग की कुछ ज़रूरत की चीज़ें हम आपको बता देंगे, लेकिन मैप आप अलग से पढ़ लेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है? स्पेशली वर्ल्ड मैप, विंड टोपोग्राफी अब पढ़ाते हैं। समझ में आ गया? आप लाइव हैं सर, एकदम लाइव हैं। देखिए, हाथ ऊपर कर दिए, हाथ नीचे कर दिया। छुट्टी कब देंगे सर? छुट्टी इसमें क्या चाहिए? आप जिस दिन से आना छोड़ दीजिए छुट्टी है। जिस दिन से आना छोड़ देंगे उस दिन से छुट्टी है। पूरी ज्योग्राफी होगी कि नहीं होगी? अरे घोंचुओ, आधा पढ़ के करोगे क्या? आप जैसे लड़कों को क्या कहा जाता है? इसको अंडरलाइन करके लिखिएगा ऐसे। घमेओ की मात्रा घो, चंद्र बिंदु, च में बड़ा ऊ, घोंचू। ऐसे विद्यार्थी जिनको ये डाउट रहे कि पूरा पढ़ना है कि आधा, उनको क्या कहा जाता है? घोंचू। अंडरलाइन करके लिखना है ऐसे को, घो, च में बड़ा ऊ, चू, घोंचू। आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है? अब हम लोग विंड टोपोग्राफी देखते हैं। विंड टोपोग्राफी। लड़की अगर पूछे तो उसको भी घोंचुनी, उसको स्त्रीलिंग बना लेंगे। विंड टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी, विंड टोपोग्राफी। विंड टोपोग्राफी को अंग्रेजी में कहते हैं वायु द्वारा निर्मित, वायु निर्मित स्थलाकृति। वायु निर्मित स्थलाकृति। जिस तरह से हम आपको पढ़ाए थे कि भूमिगत स्थलाकृतियों के निर्माण काष्ठ प्रदेश में होते हैं, उसी तरह से आपको ये पता रखना है कि वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृति का निर्माण मरुस्थल में होता है। और मरुस्थल में यह किसके 2 क्रिया से मुख्य रूप से होता है। एक होता है घर्षण, मुख्य रूप से या तो घर्षण या तो होता है अपघर्षण। अपघर्षण मुख्य रूप से यही 2 क्रिया होती है। घर्षण मतलब होती है कि चुपचाप हवा जाके टकराएगी तो वहाँ से कुछ टूट फूट हो जाएगा। जैसे आप एक काम कीजिएगा, अब किसी किताब या कॉपी या कुछ भी चीज़ को ले लीजिएगा। हम यहाँ से क्या बता दें आपको, क्या ले लीजिएगा? हम आपको क्या बता दें कि आप क्या ले लीजिएगा? जैसे मान के चलिए यहाँ पर ऐसे कुर्सी है, आप ऐसे कुर्सी ले लीजिएगा। ऐसे ना कुर्सी लेके कार के बाहर निकल जाइएगा। देखिएगा कार की हवा जो आएगी ऊपर से इतना ना तेज कुर्सी को उधिया देगी कि उस कुर्सी का आकृति बिगड़ जाएगा, और जिसके खोपड़िया पे गिरेगी ना उसका भी स्थलाकृति बिगाड़ देगी।
तो हवाएं भी घर्षण लगाती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हवाएं भी घर्षण लगाती हैं और तूर तार देती हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? देखते होंगे आप ऐसे चलती गाड़ी से मुंह निकालते होंगे। मोटरसाइकिल वाले को देखिएगा 4 किस्म का मुंह बनाएगा, इसे करके चलाएगा, इसे इसे काहे? हवाएं उस पर क्या कर रही हैं? घर्षण लगा रही। और एक होता है अपघर्षण। हवाएं अपने साथ आंधी तूफान में धूल कण भी ले जाती हैं। धूल कण, कंकड़, पत्थर ले जाती हैं, उलाट के किसी दूसरे के आदमी पटक देती है, तो उससे उसका थूथूर बिगड़ जाता है। तो वहाँ पे भी स्थलाकृति निर्माण होती है। एक आदमी था, वो बेचारा, पेपर में भी पढ़े होंगे आप लोग, मर गया कैसे कि एक आदमी के मकान पे करकट रखा हुआ था, छत, टीन सेट। आंधी में वो टीन सेट उड़ा ले गया। तो आंधी में उड़ा ले गया। अब वो उड़ा के ले गया और एक आदमी बेचारा सड़क पे था, उसके ऊपर ले जाकर पटक दिया। वो आदमी आधा पे से कट गया, इसे आधा पे से इसे कट गया। ओ माय गॉड, उसकी स्थलाकृति क्या होगी? अर्धमानव की स्थलाकृति होगी। तो बताइए, अर्धमानव स्थलाकृति का निर्माण किसी हुआ? तो हवाओं द्वारा उड़ा कर ले गए करकट से अर्धमानव स्थलाकृति का निर्माण हुआ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए अब हम लोग यहाँ पढ़ना चालू करते हैं। देखिए, हवाएं किसी किसी चट्टान को, जैसे कोई चट्टान है, यही चट्टान है, ऐसे टेढ़ टाड़ क्या है? चट्टान है। तो जब कभी ये टेढ़ टाड़ चट्टान है, तो हवाएं अगर इसे नीचे से काट दी, हवाएं अगर इसे नीचे से काट दी, तो ये ऊपर में हो जाएगा बड़ा और नीचे में हो जाएगा छोटा, तो इसे कहेंगे छाता। और अगर इसे हवाएं ऊपर से काटी हैं, तो ये ऊपर से हो जाएगा पतला और नीचे से हो जाएगा मोटा। देखिए, बस दोनों में कोई अंतर नहीं है, एक दूसरे का उल्टा है। तो जब कभी भी किसी चट्टान पर करोड़ों वर्ष तक हवाएं टकराती रहती हैं किसी चट्टान पर, तो देखना है कि चट्टान को नीचे से काटेगी तो नीचे का हिस्सा पतला और ऊपर का एरिया बड़ा हो जाएगा, तो इसे छतरप कहते हैं। क्या कहेंगे? छतरप। और किस चीज़ का है छतरप? तो शिला यानी पत्थर का है, इसलिए इसे छतरप शिला कहते हैं। लेकिन अगर इसी चट्टान को हवाएं ऊपर से काटेंगी, तो ऊपर से काटने से ऊपर का एरिया पतला, नीचे का एरिया मोटा, तो इसे कहेंगे भूमि पर पड़ा हुआ स्तंभ यानी भू स्तंभ। क्या कहेंगे? भू स्तंभ। क्या कहेंगे? भू स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? भू स्तंभ कहेंगे। क्या कहेंगे? भू स्तंभ कहेंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? भू स्तंभ। तो दोनों में काटने का अंतर है। दोनों में क्या है? काटने का अंतर है। जैसे हमको कोई यहाँ से काट दिया तो कहेंगे सर कलम कर दिया, और नीचवा से काटेगा तो गोड़ काट दिया। समझ में आ गया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत नहीं। तो ऊपरा से छीलेगा तो पिलर की तरह बनेगा, तो उसे कहेंगे भू स्तंभ। नीचवा से छीलेगा तो नीचवा से छीलेगा तो बनेगा छाता, तो छतरप कहिए, छतरप। ऊपरा से काटे तो भू स्तंभ, ऊपरा से काट दिया तो भू स्तंभ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? सर आज आप गोरे लग रहे हैं, हम गोरे लग रहे हैं, कोई बात नहीं भाई। अब देखिए तो अब कैसे लग रहे हैं। चलिए अब ऐसे ही आपको पढ़ाते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब तो हम और ठीक लग रहे होंगे। एक नंबर सर, अब ठीक लग रहे हैं, कोई बात नहीं। देखिए अब ठीक लग रहे हैं, तो अब आपका ध्यान पूरी तरह पढ़ाई पे रहेगा, ठीक है? चट्टानों को जब ऊपर से काटेगी, नीचे से काटेगी तो बनेगा छाता, और चट्टानों को जब ऊपर से काटेगी तो बनेगा भू स्तंभ। इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। किसी को कोई दिक्कत नहीं? आगे बढ़ जाते हैं। देखो बाबू, कोई गोरा नहीं होता इस दुनिया में, सब कमाल लाइट का होता है। इसलिए नौकरी के बाद जब तुम्हारे पास फोटो आएगा सेलेक्ट करने के लिए, कभी बिलीव मत करना उस फोटो पे। हम जितना दिख रहे हैं इससे 4 गुना काला है, इस टाइप के है, माइक टाइप के, ऐसे ऐसे। इसलिए कभी इस पे भरोसा नहीं करना, ठीक है? चट्टानों को जब ऊपर से ऐसे काटेगा तो बनेगा भू स्तंभ, और नीचवा से काटेगा तो बनेगा छतरप शिला। अब अगला पेज पर देखते हैं। अगर लाइन से भू स्तंभ बन गए, लाइन से क्या हो गए? भू स्तंभ बन गए। यहाँ पे भी भू स्तंभ है, यहाँ पे भी भू स्तंभ है, यहाँ पे भी भू स्तंभ है। तो लाइन से अगर भू स्तंभ का निर्माण हो गया तो इसे कहा जाता है यार डंग। यार का मतलब साथ में रहने वाला, तो इसे कहा जाएगा यार डंग। क्या कहेंगे?
यार डंग, क्या कहेंगे, यार डंग। अगर लाइन से भू स्तंभ बन गए तो क्या कहेंगे, यार डंग। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। क्या कहेंगे, यार डंग। और यही यार डंग छोटा छोटा बनते हैं, छोटा छोटा जहां तहां, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे, इंसेलबर्ग। छोटे छोटे बन जाते हैं, इंसेलबर्ग। क्या कहेंगे, इंसेलबर्ग। छोटे छोटे जहां तहां बने रहते हैं, इन्हें हम क्या कहते हैं, इंसेलबर्ग कहते हैं। लाइट ऑफ कर दीजिए सर। इंसेलबर्ग, आगे बढ़े। इंसेलबर्ग कहेंगे, इसे क्या कहेंगे, इंसेलबर्ग। इंसेलबर्ग आपके किसी काम का नहीं है, इंसेलबर्ग आपके किसी भी काम का नहीं है। तो एक बार दोबारा हम लोग रिवाइज करते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में ही हम पवनों द्वारा निर्मित स्थलाकृति को देखते हैं। जब किसी चट्टान को हवाएं किधर से काट दी, नीचे से काट दे, नीचे से, तो ऊपर बनेगा छाता, इसे कहेंगे छत्रपशिला। अब कभी ऊपर से काट दी तो इससे बनेगा भू स्तंभ, जिसे कहेंगे भू स्तंभ। ससुरा चारों ओर से काट दी तो अजीबे बनेगा इस टाइप से, डाई कांटर। इसे क्या कहेंगे, डाई कांटर। डाई कांटर, क्या कहेंगे, डाई कांटर। दोनों ओर से काट के छोट कर देगी, क्या हो जाएगा, डाई कांटर। बताओ बबुआ, 2 क्लासरूम है क्या सर, तुम कभी पटना आओ, तुमको हम क्लासरूम दिखाते हैं। पूरा बिया का पूरा बारात अट जाएगा इसमें, घराती बाराती दोनों, इतना क्लासरूम है यहाँ पर। सर आप इतने काले हैं तो आपको नजर नहीं लगेगा। हाँ बाबू, हमको कभी नजर नहीं लगता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हमको नजर उजर नहीं लगता है। एक बार हमको एक कुत्ता काट लिया तो हमको कुछ नहीं हुआ, वो बीमार पड़ गया, हमको अपना छोड़ के उसका इलाज कराना पड़ा। हमको काट लिया, उसको खाना खिलाने गए तो हमको इसे काट लिया, तो हम तो अपना इलाज इंजेक्शन लगा लिए प्रिकॉशन में, उसका भी ध्यान रखते थे। पता चला ससुरा उहे बीमार पड़ गया तो हमको उसका भी इलाज कराना पड़ा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो हम बुलेट प्रूफ, साउंड प्रूफ, वाटर प्रूफ, बीमारी प्रूफ, नज़र प्रूफ सब हैं, आप हमारा टेंशन नहीं लीजिए। समझ में आ गया। तो ये है चट्टान। किसी को दिक्कत, चट्टान को अगर चारों ओर से बकोट के काट दिया, क्या किया, बकोट के काट दिया, तो डाई कांटर। ऊपरा से काटा भू स्तंभ, निचवा से काटा छत्रपशिला, चारों ओर से काट दिया डाई कांटर, चारों ओर से काट दिया डाई कांटर। अगर भू स्तंभ लाइन से है तो यार डंग, छोटे छोटे हो गए इंसेलबर्ग, छोटे छोटे हो गए तो इंसेलबर्ग, छोटे छोटे हो गए तो इंसेलबर्ग। अब देखिए, बालू का किल, अगर कहीं पे बालू अगर इस शेप में जमा है, अर्धचंद्राकार रूप में बालू क्या हो गई है, जमा हो गई है, अर्धचंद्राकार बालू जमा हो गई है, तो इसे हम कहेंगे बरखान। क्या कहेंगे, बरखान। और जब यही अर्धचंद्राकार स्थल बालू अगर टीला के समान हो गई है तो इसे कहेंगे बालू का स्तूप। इसे क्या कहेंगे, स्तूप कहेंगे। किसका स्तूप, बालू का स्तूप। क्या कहेंगे, बालू का स्तूप। क्या कहेंगे, बालू का स्तूप। अर्धचंद्राकार है तो उसे क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और पूरी तरह बालू का स्तूप है तो उसे हम लोग बालू का स्तूप ही कहते हैं। और अगर लहरदार आकृति में अगर बालू बिछ गया है, इसे रेगिस्तान का जब भी फोटो देखेंगे तो बालू ऐसे बिखरा हुआ मिलेगा, इसे कहा जाता है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान। तो क्वेश्चन आपसे ज़्यादातर लोयस ही पूछता है। मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाले मैदान क्या कहलाते हैं, लोयस का मैदान कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे, लोयस का मैदान कहलाएंगे। आप सब लोग से उम्मीद है कि आपको याद हो गया होगा। बताइए, अर्धचंद्राकार आकृति को क्या कहेंगे, बरखान कहते हैं। पीडीएफ लोड है बाबू, आगे बढ़ जाते हैं। अर्धचंद्राकार आकृति को क्या कहते हैं, बरखान कहते हैं। और पूरा इसे कटोरा ऐसा लटक गया तो इसे क्या कहेंगे, अगर कटोरा टाइप का लटक गया तो उसे क्या कहेंगे, वेरी गुड, उसे कहते हैं स्तूप। और ऐसे पूरा बिछ गया, मान के चलिए स्तूपों को लाते मार दीजिए,
ऐसे लाते से कचाट दीजिए, ऐसे किचाइन करके छीट दीजिए, इधर कादो कादो खान दीजिए उसको, तो क्या बनेगा? लोयस का मैदान। क्या बनेगा? लोयस का मैदान। वेरी गुड। क्या बनेगा? लोयस का मैदान। आप सब लोग बहुत होशियार हैं, आप लोग बहुत होशियार हैं। बताइए, पवनों द्वारा स्थलाकृति कहाँ बनते हैं? तो मरुस्थलीय क्षेत्र में बनते हैं। घर्षण द्वारा या अपघर्षण द्वारा। किसी चट्टान को यदि नीचवा से काट देगा तो ऊपर से छाता बनेगा, तो छत्रपशिला। यदि ऊपर से न काट के नीचे से न काट के ऊपरा से काट देगा तो भू स्तंभ। चारों ओर से काट के छोट छाट करके रख दिया तो उसे डाई कांटर कहते हैं। और अगर देखिए कई सारे भू स्तंभ लाइन से रहेंगे तो यार्डंग, छोटे छोटे हो जाएंगे तो इसेलबर्ग। अर्धचंद्राकार बरखान, चंद्राकार पूरा हो गया तो स्तूप, बिछ गया तो उसे कहा जाता है लोयस का मैदान। क्या कहा जाएगा? लोयस का मैदान, लोयस प्लेन। सबसे बड़ा लोयस का मैदान कहाँ है? चीन में है। किस मरुस्थल द्वारा बनाया गया होगा? अब हम आपसे सवाल पूछते हैं, सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन में है, किस मरुस्थल द्वारा बनाया गया होगा? और अगर आपका जवाब गलत आ गया तो आपका क्लास हम बता रहे हैं कैमरा बंद करके लेंगे। ऐसे देखो, ढक्कन लगा देंगे कैमरा में, और अगर आपका सवाल गलत आया किस मरुस्थल द्वारा, तो ऐसे ही क्लास होगा आपका। इसलिए आपके हाथ में आपका भविष्य है। बरखा सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन में है। वेरी गुड। गोबी मरुस्थल द्वारा। किसके द्वारा बनाया गया है? किसके द्वारा? गोबी मरुस्थल। किस मरुस्थल द्वारा? गोबी मरुस्थल। वेरी गुड। अब हम इसको हटा ले, अब हम इसको हटा लेते हैं। इसको अखियों के झरोखों से, देखिए अखियों के झरोखों से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? गोबी मरुस्थल, गोबी मरुस्थल। एक और चीन में मरुस्थल है, टकला मकान का मरुस्थल। कौन सा है? टकला मकान का मरुस्थल। अगर नहीं बताए रहते लोग तो ऐसे ने अंधेरे में अनहरिये पढ़ा देते, अनहरिये में हम आपको पढ़ा देते। वेरी गुड। अब बस बच गया एक चीज, मरुस्थलीय क्षेत्र में कुछ झील पाए जाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में झील पाए जाते हैं। ये झील चारों ओर पहाड़ों से घिरे रहते हैं। ये झील चारों दिशाओं में किससे घिरे रहते हैं? पहाड़ों से घिरे रहते हैं। समझ आ गया? चारों दिशाओं में किससे घिरे रहते हैं? पहाड़ों से घिरे रहते हैं। तो मरुस्थलीय क्षेत्र में पहाड़ों से घिरे झील को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे झील को हम कौन सा झील कहेंगे बाबू, बता सकते हैं? बालसन झील। ऐसे झील को हम क्या कहते हैं? बालसन झील। कौन सा झील? तो बालसन झील। बालसन झील ये मरुस्थलीय में क्षेत्र में पानी का बहुत बड़ा स्रोत होता है, लेकिन जब कभी भी यह बालसन झील सूख जाता है, सूख जाता है, तो इसे हम लोग प्लेया कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? प्लेया कहा जाएगा। बालसन झील जब सूख जाए तो उसे प्लेया कहते हैं। प्लेया जो होता है, इसका पानी सूख जाएगा तो केवल नमक और बालू बचेगा, उसे हम कहेंगे प्लेया। बालसन झील को एग्जाम्पल अगर देखेंगे तो बालसन झील का एग्जाम्पल भारत में सबसे बेहतर है आना सागर, अजमेर में है आना सागर। आना सागर अजमेर में जल का सबसे बड़ा स्रोत आना सागर। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? आना सागर। क्या कहेंगे? आना सागर। बताइए ध्यान से, मरुस्थलीय क्षेत्र में पर्वत से घिरे झील को बालसन झील क्या कहेंगे? बालसन झील। और सूख गया तो क्या कहेंगे? प्लेया। सूख गया तो क्या कहेंगे? प्लेया। हो गया? क्या कह रहा है? डर लगता है? काहे डर लगता है भाई? क्या नाम है? संजना कुमारी। डर लगता है सर कभी कभी आप मोबाइल से बाहर ना निकल जाए। नहीं बबनी, मोबाइल से बाहर हम नहीं आएंगे, और अगर आ गए तो फिर थूड़ देंगे हम, क्योंकि पीटने में हम कोई कमी नहीं करते। मज़ा आता है, हकीकत में पूछिए तो पीटने में बहुत मज़ा आता है। आगे बढ़ जाए। किसी को कोई दिक्कत, कोई संदेह, किसी का दिल घबरा रहा हो, धक धक फक फक, कुछ बीपी यूपी बढ़ गया हो तो पूछिए
किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो एक बार हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृतियों को रिवाइज करते हैं। जैसे हम लोगों ने भूमिगत जल को रिवाइज किया था कि पहले बना था घोलरन, डोला दिए थे डोलाइन, बड़ा हो गया युवाला, भंस गया पोलजे, उसकी मिट्टी क्या कहलाती, टेरारोसा। अंदर घुसेंगे तो अंधी घाटी, आगे मिलेगा कंदरा यानी गुफा, ऊपर से लटकेगा स्टेलेटाइट, नीचे से स्टेलेमाइट, सट गया तो क्या कहलाएगा, कंदरा स्तंभ। उसी तरह से हम लोग यहाँ देखते हैं मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृतियों को। किसे, मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृतियों को। मरुस्थल में जो स्थलाकृति बने थे मरुस्थल में, इसमें कैसे कैसे बना था। अगर किसी चट्टान को ऊपर से छील दिया तो बनेगा वह क्या, स्तंभ, और नीचे से छील दिया तो क्या बनेगा, छत्रप शिला। क्या बनेगा, छत्रप शिला। अब बताइए किसी पर्वत को चारों ओर से छील दिया तो क्या बनेगा, डाइकांटर। क्या बन गया, डाइकांटर। ऊपर नीचे से छीला तो ऐसे है पर्वत, नीचे से छील दिया तो क्या बनेगा, छत्रप शिला। छत्रप शिला, छत्रप शिला। और अगर कोई चट्टान है ऊपरा से छील दिया, नीचवा से नहीं छीला तो क्या बनेगा, भूस्तंभ। क्या बनेगा, भूस्तंभ, स्तंभ बनेगा। और लाइन से अगर भूस्तंभ हो गए, लाइन से इस तरह, लाइन से अगर क्या हो गए, भूस्तंभ हो गए लाइन से, तो लाइन से भूस्तंभ होने पर ये क्या बनता है बाबू, लाइन से भूस्तंभ हो जाने पर ये बनता है यारडंग। क्या बनता है, यारडंग। लाइन से भूस्तंभ होने पर क्या बन जाता है, यारडंग। यारडंग छोटा हो जाता है तो इंसेलबर्ग क्या बन जाता है, इंसेलबर्ग। क्या बन जाता है बाबू, इंसेलबर्ग। किसी को कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़ जाए, इंसेलबर्ग। अब देखिए अर्धचंद्राकार आकृति बनता है तो उसे कहते हैं बरखान, और बरखान पूरी तरह कटोरा हो जाता है तो उसे कहते हैं बालू का स्तूप, और अगर यह बालू उठ के बिछ जाए तो उसे कहा जाता है लोयस का मैदान। लोयस का मैदान। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाए जाने वाले झीलों को हम बालसन झील कहते हैं। जब इसका पानी सूख जाता है तो इसे प्लेया कहते हैं। खत्म हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृति, खत्म हो गया मरुस्थलीय क्षेत्र की स्थलाकृति। किसी को दिक्कत है तो बोलिए, आगे बढ़े। सबसे खारे पानी की झील कौन है भारत में, सांभर झील है बाबू। सर सबसे ज्यादा खारे पानी का झील कौन सी झील है इंडिया में, सांभर झील। ऋचा मिश्रा सांभर झील, लेकिन वो साइज में बहुत छोटा है, वो उसका पानी बहुत नमकीन है बट साइज में बहुत छोटा है। कहेगा खारे पानी का झील लेकिन साइज में बड़ा तो वो हो जाएगा चिल्का। कहेगा सब खारे पानी का झील लेकिन पानी सबसे खारा तो वो होगा सांभर, क्योंकि वो छोटा है। राजस्थान में सांभर झील। आगे बढ़ जाते हैं, किसी को कोई समस्या नहीं है तो आगे बढ़ जाते हैं। रिकॉर्डेड क्लास लग रहा है तो लगने से क्या होगा, हमको तो आप घोंचू लग रहे हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी हुआ कि आप घोंचू हैं। चलिए, अगर ये क्लास रिकॉर्डेड भी रहे तो क्या दिक्कत है, ऐसा थोड़ी है कि रिकॉर्डेड में हम भूत बन जाते हैं। रिकॉर्डेड में भी पढ़ाया जाता है, लाइव में भी पढ़ाया जाता है। आपकी खराबी है, आप पता नहीं क्या करते हैं, सवाल तो पूछते नहीं हैं, उसके बाद ये पूछते हैं रिकॉर्डेड है कि लाइव है। अगर सवाल नहीं है और जेन्युइन सवाल नहीं है तो लाइव और रिकॉर्डेड में क्या अंतर है, तब तो रिकॉर्डेड सही है। उसमें भगा भी सकते हैं, लाइव में आगे नहीं भगा सकते हैं। सबका आगे बढ़े, कोई भी क्लास है पढ़ो ना, वेरी गुड। चलिए अब हमको देखना है कि हमें बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति पढ़ना है। किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति, बर्फ निर्मित स्थलाकृति। निर्मित स्थलाकृति, बर्फ निर्मित स्थलाकृति को पढ़ना है। तो देखिए हमेशा याद रखिए, आप बताइए बाबू भूमिगत जल से कहाँ पर स्थलाकृति बनेगा, तो भूमिगत जल से बनेगा स्थलाकृति कहाँ बबुआ, तो वो बनेगा आपका काष्ठ प्रदेश में। वायु द्वारा बनेगा मरुस्थलीय क्षेत्र में। उसी तरह बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति याद रखिएगा, हमेशा बर्फ में जब तक अशुद्धि नहीं मिलेगा, जब तक क्या नहीं मिलेगा, अशुद्धि। अशुद्धि मतलब लकड़ी उसमें आ जाए, बर्फ में क्या आ जाए, लकड़ी हो जाए, लड़की नहीं लिखा गया, लकड़ी आ जाए, पत्थर आ जाए, तो ही ये क्या करेगा स्थलाकृति का, नहीं तो शुद्ध बर्फ से कुछ नहीं होता है। आप देखेंगे फिल्मों में हीरो हीरोइन जब डेमो देते हैं सब एक दूसरे को
फंसाते हैं सब, तो बर्फ से मारते हैं सब। देखते हैं ना, शिमला में जाएगा वो हंसेगी की लो बर्फ मार दिए, और वही 2 साल बाद ये इधर से बेलन चलाएगी, वो उधर से चप्पल चलाएगा। तो इससे बेहतर है कि आप पहले से प्रैक्टिस ही न कीजिए, बर्फ चला के प्रैक्टिस करा दिए। अब तो उसका हाथ खुल गया, अब वो चाहे बेलन चलाए, चाहे छुरी चलाए, चाहे सैंडल जूता चप्पल कुछ चलाए। तो इसलिए आपकी सुरक्षा अपने हाथ में, किसी का मन मत बढ़ाइए बर्फ मार के। और अगर बर्फ मारना है तो उस बर्फ में अशुद्धि रहना चाहिए, उसके अंदर छोटी लकड़ी होनी चाहिए या अंदर पत्थर होना चाहिए, और तब मारिए छपाक से। देखिए कैसी स्थलाकृति बनता है, मुंह टेढ़ ना हो जाए डाई कांटर की तरह, तब कहिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मुंह ऐसा हो जाएगा, लगेगा जैसे कंदरा स्तंभ है। तो अशुद्ध पत्थर से मारिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो बताइए, शुद्ध हिमनद से, बर्फ को ही क्या कहते हैं? हिमनद। हिमनद, शुद्ध हिमनद से कभी भी स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है। शुद्ध हिमनद से कभी भी स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाता है। स्थलाकृति के निर्माण के लिए जरूरी है कि हिमनद में क्या रहे बाबू? अशुद्धियां रहें। अगर हिमनद में अशुद्धि नहीं रहेगी तो उस स्थिति में स्थलाकृति का निर्माण नहीं हो पाएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। अब हम लोग स्थलाकृतियों को इसमें देखते हैं, स्थलाकृतियों को देखते हैं। देखिए, इससे जो स्थलाकृति बनती है, तो 2 पहाड़ों के बीच जब नदियां रहती हैं तो एकदम भी के जैसा बनता है। 2 पहाड़ों के बीच अगर नदी रहेगी तो भी के जैसा बनेगा, लेकिन जब बर्फ रहेगा तो भी के जैसा ना बन के यू के जैसा बनेगा। तो इसमें कौन सी आकृति बनती है? यू आकार की घाटी। यू आकार की घाटी, यू आकार की घाटी बनती है। कैसी घाटी? यू आकार की घाटी बनती है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? तो बताइए, भी आकार की घाटी नदियों द्वारा, आई आकार की घाटी नदियों द्वारा, एस आकार की घाटी नदियों द्वारा, एस आकार की घाटी नदियों द्वारा। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? बताइए, अंधी घाटी भूमिगत जल द्वारा। आगे बढ़ जाएं। नहीं बढ़े? हाँ, नदी यू आकार की घाटी बनेगी, हिमनद द्वारा यू आकार की घाटी। किसी को कोई दिक्कत है तो बोलिए। अब हम देखते हैं, कोई बड़ा सा पर्वत है, कोई बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है। इस बड़े से बर्फ के टुकड़े के पास, इस बड़े से बर्फ के टुकड़े के पास कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा आ जाए तो ये इसे सटा लेता है, ये इसे सटा लेता है। बर्फ आपस में चिपक जाते हैं। आप आइसक्रीम खरीदते होंगे तो 2 आइसक्रीम आपस में देखते होंगे सट जाते होंगे, ससंजक बल, इसे क्या कहेंगे? ससंजक बल होता है। तो आपस में क्या हो जाता है? सट जाते हैं। तो ऐसे सट जाता है तो ये छोटका को कहते हैं लटका हुआ है। ये छोटकी स्थलाकृति को हम कहते हैं लटकती घाटी। लटकती घाटी, कैसी घाटी? लटकती घाटी। तो आपके बारे में, एक घाटियों के बारे में एक सवाल अक्सर पूछेगा बउआ, तो कबो यू आकार की घाटी, कबो लटकती घाटी। जब किसी बड़का हिमनद पर कोनो छोटका हिमनद आके लटक जाए तो उसे क्या कहते हैं? लटकती घाटी। क्या कहेंगे? लटकती घाटी। अब इस पे घोंचुओ होगा तो क्या पता होगा कि लटकल है, तो इसे कहेंगे लटकती घाटी। किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, आगे बढ़े। लटकती घाटी, किसी को कोई दिक्कत नहीं? कमेंट तो दिखता है बाबू। आगे बढ़े। सर आज का स्पीड तो बुलेट ट्रेन की तरह है बाबू। तो टारगेट बैच में मालगाड़ी की तरह चलोगे तो चल जाओगे बोरा में, मालगाड़ी की तरह नहीं चल सकते टारगेट बैच में। तो बताओ बबुआ, ये कौन सी घाटी? तो ये है हमारी, ये है यू आकार, भी आकार, सॉरी कौन सी है जी? यू आकार की घाटी। ये है लटकती घाटी। लेकिन कभी कभी कोई छोटा हिमनद रहता है, एक के ऊपर आके कोनो बड़का हिमनद आके बैठ जाता है। आप कहेंगे कैसे बैठ गया सर जी?
तो देखिए कोई छोटा हिमनद यानी छोटा बर्फ का टुकड़ा है, और कोनो बड़ा बर्फ का टुकड़ा गिर जाएगा के ऊपर तो इसको चाप देगा। तो जो नीचे चपा गया है तो इसमें भी आपको जाने का थोड़ा बहुत जगह रहेगा, आप उसमें जा सकते हैं, बशर्ते ये देखिएगा कि ऊपरा वाला पिघल के नीचे न गिर जा। तो इसे कहेंगे नुनाटक। नुनाटक, इसे क्या कहेंगे? नुनाटक। क्या कहेंगे? नुनाटक। इसे क्या कहेंगे? नुनाटक। तो जब छोटे हिमनद के ऊपर बड़ा हिमनद चला आता है तो इसे कहा जाता है नुनाटक। इसे क्या कहा जाता है? नुनाटक। और इसे क्या कहा जाएगा? लटकती घाटी। आप बताइए यू आकार की घाटी कहाँ बनती है? यू आकार की घाटी बनेगी हिमनद वाले क्षेत्र में, लटकती घाटी बनेगी हिमनद वाले क्षेत्र में। कहाँ बनेगा? हिमनद वाले क्षेत्र में, हिमनद वाले क्षेत्र में। और नुनाटक भी बनेगा हिमनद वाले क्षेत्र में। अब एक ऐसे, अब अगला देखते हैं हम लोग फियोर्ड तट। कौन सा तट? फियोर्ड तट। कौन सा तट? फियोर्ड तट। तो देखिए मोरेन और फियोर्ड तट, फियोर्ड, फियोर्ड, फियोर्ड तट। देखिए फियोर्ड तट क्या होता है? जहां कहीं भी बर्फीला क्षेत्र होता है, हिम क्षेत्र, हिम क्षेत्र, हिम क्षेत्र जहां होता है वहां पर देखेंगे तो नदियां जो होती हैं घाट नहीं बनाती हैं। अमूमन आप देखेंगे नदियों में तो क्या होता है? धीरे धीरे पानी गहरा होता है, धीरे धीरे पानी क्या होता है? गहरा होता है, धीरे धीरे पानी गहरा होता है। लेकिन बर्फीले क्षेत्र में चूंकि किनारे पर बर्फ जम जाता है, इसलिए जब बर्फ पिघलता है तो वो हचाक से गहरा हो जाता है। तो बर्फीले क्षेत्र में जो समुद्री तट होता है उसे कहते हैं फियोर्ड तट। रूस में तट कैसे होंगे? फियोर्ड तट। क्या भारत का जो तटीय रेखा है यहाँ बर्फ पड़ता है? बताइए भारत के किस राज्य में फियोर्ड तट पाए जाएंगे? बताए जाए भारत के किस राज्य में फियोर्ड तट देखे जाएंगे? जाकिर हुसैन, कभी मेरे सवालों के भी जवाब दे दीजिए, कभी मेरे भी सवाल का जवाब दे दीजिए। सर यहाँ भी नदी द्वारा यू आकार की घाटी बनती है? सर नहीं बनती है। बर्फीले क्षेत्र में नदी आएगी तो वो भी आकार की बनाएगी ही बनाएगी। एक लड़का कह रहा है कि सर भारत में भी फियोर्ड तट बनेंगे। भारत में कहीं भी फियोर्ड तट नहीं बनेगा, क्योंकि भारत के 9 राज्यों की सीमा समुद्र से लगती है। कितने राज्यों की सीमा लगती है समुद्र से? 9 राज्यों की। और इन 9 राज्यों में कहीं पे भी बर्फ नहीं पड़ता है। एक लड़का कह रहा है कश्मीर में, तो रे बकलोलवा कश्मीर में बर्फ पड़ता है तो वहाँ कौन सा समुंदर है? कश्मीर में बर्फ कहाँ पड़ता है? बर्फ पड़ता है तो समुंदर थोड़ी है, कोनो हिमाचल प्रदेश कर रहा है। भारत में ये फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं, भारत में ये फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं, भारत में फियोर्ड तट नहीं पाए जाते हैं। बर्फीले क्षेत्र में देखेंगे तो इस तरह से बर्फ क्या होता है? जगह जगह गिरा रहता है। इस तरह से लोग इसको उठा उठा के खेलते हैं, इसे मारते हैं, मारो वो उसको मारेगा, तुम मारो मारो मारो। तो वहाँ के लोग जाते हैं घूमने। सीबीएसई वाले, हिंदी मीडियम वाला लोल होता है, बड़ा का चेक्का उठा के मार देगा, जा ससुरा जो होने। सीबीएसई वाला इस सब मामले में समझदार होता है, तनी सा बर्फ उठाएगा, ओ माय गॉड लो ले ससुरी तुने जो। ये हिंदी मीडियम वाला बड़ा का चेक्का उठा लेगा, ये लो अलविदा जा ससुरा। तो घूमने उमने वाले जगह पे हिंदी मीडियम वाले नहीं जाते हैं। वैसे भी सीबीएसई वाला गर्मी की छुट्टियां मनाने कहाँ जाता है? शिमला जाएगा, नैनीताल जाएगा, बर्फीले क्षेत्र में। हिंदी मीडियम वालों का पकड़ के बाल छील दिया जाता है, उसका गर्मी का छुट्टी हो गया। नहीं तो ननिहाल घुमा दिया जाएगा, 1 हफ्ता हो जाएगा, तो ननद भौजाई में बवाल हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मम्मी रहेगी ननद और उधर बैठा ले लो भौजाई, हुआ जाते बवाल हो जाएगा 2-3 दिन में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आगे बढ़े, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? नॉर्वे में कैसा तट होगा? वेरी गुड। नॉर्वे में फियोर्ड तट, फिनलैंड में फियोर्ड तट, रूस में फियोर्ड तट, कनाडा में फियोर्ड तट, जापान में फियोर्ड तट।
तो क्या बनते हैं, फ्यूड तट। बर्फीले क्षेत्र में इसे धुन दिया जाता है बर्फ, इसे कहते हैं मोरेन। क्या कहेंगे, मोरेन। क्या कहेंगे, मोरेन। क्या कहेंगे, मोरेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं। मोरेन के बारे में सवाल पूछेगा, ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिएगा। कहेगा इनमें से कौन सा चीज अंतरिक्ष में नहीं पाया जाता है। कहेगा ब्लैक होल, व्हाइट ड्वार्फ, लाल दानव, मोरेन। तो ऑप्शन सी पे लिखा रहता है मोरेन, आप मार देंगे आंसर सी। जब भी मोरेन से क्वेश्चन है आंसर नंबर सी मारना है। क्वेश्चन क्या पूछेगा कि इनमें से कौन सी स्थलाकृति अंतरिक्ष में नहीं पाई जाती, ऑप्शन सी मोरेन। मोरेन। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। फियोर्ड तट का निर्माण किससे होता है, फियोर्ड तट का निर्माण किससे होता है, फियोर्ड तट का निर्माण बर्फीले क्षेत्र में होता है। कौन से क्षेत्र में होता है बाबू, बर्फीले क्षेत्र में। मोरेन का निर्माण कहाँ होता है, तो बर्फीले क्षेत्र में। मोरेन का निर्माण कहाँ होता है, बर्फीले क्षेत्र में। आगे बढ़े सर, पक्का ऑप्शन सी पे रहेगा, एकदम पक्का रहेगा मोरेन। और अगर ये बराबर हो जाता है तो ऐसे ही होता है रासमुटाने। मोरेन और रासमुटाने ऐसे सीधे सीधे रहते हैं सब, मोरेन और रासमुटाने। मोरेन तथा रासमुटाने। रास वापस से अब आ गया, बैटरी हो गया चेंज। ध्यान से देखिए, बैटरी चेंज हो गया। देखिए बता रहे थे कि छोटी सी आकृति के ऊपर बड़ा बर्फ टिक जाए, अगर बड़ा सा बर्फ आ जाए तो उसे क्या कहेंगे, नुनाटक। और अगर कोई बड़ा बर्फ के टुकड़ा के पास आकर कोई छोटका सट जाए तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। और ये भैंस के उल्टा नाव की आकृति बना ले तो उसे क्या कहेंगे, ड्रमलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रमलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रमलीन कहेंगे। क्या कहेंगे, ड्रमलीन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, आवाज कट गया था। आप अकेले हैं क्या सर, हाँ ये हम इस स्टूडियो में हम अकेले हैं, इस स्टूडियो में हम अकेले हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, स्टूडियो आप देखेंगे सब लड़का कहेगा यस सर देखेंगे, लेकिन फिर हम कहेंगे कि नहीं दिखा सकते, सब लड़का मान जाएगा नहीं दिखा सकते, कैमरा लॉक होता है। ऐसे इसको हिलाएंगे ना, इस पर मारेंगे भी तो अपने जगह पे वापस चल जाएगा। इसको कितना मार पीट करेंगे तो ये वापस चला जाता है अपने जगह पे। स्टैंड पे लॉक होता है, हमको पता था, सब कहेगा हाँ, बट बाबुआ कैमरा लॉक है, देखो हम इतना हिला रहे हैं, ये हिलता नहीं है, ये लॉक होता है, वरना पढ़ाने में क्या होगा, दिक्कत हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं।
कर पता था सर कि आप नहीं दिखाएंगे, वाह। आगे बढ़े, उल्टा नाद बन गया, ये क्या बन गया, ड्रमलीन। क्या बन गया, ड्रमलीन। टॉनिक बैच में हम भी पढ़ाएंगे बाबू, आपको क्या लगता है टॉनिक बैच में हम ही नहीं पढ़ाएंगे? हिंदी हम नहीं पढ़ाएंगे, अंग्रेजी नहीं पढ़ाएंगे, ये आपका मैथ नहीं पढ़ाएंगे, रीजनिंग नहीं पढ़ाएंगे, बाकी आपका बाकी बहुत सारा चीज़ 5-7 चैप्टर हम 5-7 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे। सर मोबाइल से दिखा दीजिए, कैसे दिखाएंगे, कैमरा टच में नहीं है। भाई किसका पगहा रखा हुआ है जी, आजकल देख रहे हो हमारा स्टाफ सब भाई क्या पहन रहा है, सब भैंस वाला पगहवा खरीद ले है सब। अरे एकरा में चुंबक लागल है, ओ माय गॉड, चुंबक लगा है, ये ऐसा भैंस की तरह पगहा पहन के घूमता है सर। मेरा स्टाफ सब भी ना एक से एक मॉडर्न हो गया। हम लोग जब जवान थे तो ये सब था ही नहीं। हम लोग के जवान में एक गो फैशन चलता था, पैंट के मोहरी के नीचे चेन लगा लो और नहीं तो एगो बेल बॉटम सिला लो, हो गया सारा फैशन खत्म। लटकती घाटी फिर से देखो, कोई बड़ा सा बर्फ का टुकड़ा है, इसके साइड में कोई छोटा सा बर्फ का टुकड़ा ढहते हुए आया और इससे सट गया आके, तो ये लटक गया उसी पे आके, लटकती घाटी। और मान के चलिए कोई छोटा सा टुकड़ा था, अब बड़का ढह के गया उसके ऊपर चाप दिया उसको, तो उसे कहेंगे नुनाटक। अब भरा गया इसे तो इसे कहेंगे ड्रमलीन, भरा गया तो ड्रमलीन कहेंगे। समुद्री तट को फियोर्ड तट, धुन दिया इसे तो रास मुटाने और इसे बिछा दिया तो मोरेन, रास मुटाने और मोरेन। अब हम आपसे सवालात पूछते हैं, स्थलाकृति के विज्ञान से सवाल पूछते हैं, आप बताइएगा वह किससे संबंधित है, पवनों द्वारा, भूमिगत जल द्वारा, या फिर हिमनद द्वारा, या नदी द्वारा। आप बताइए, भी आकार की घाटी, आंसर दीजिए फटाफट, किससे संबंधित है भी आकार की घाटी? तो आंसर आपका है कि सर नदी द्वारा, वेरी गुड, नदी द्वारा स्थलाकृति बनी है। आपसे कहते हैं अंधी घाटी, सवाल बताइए अंधी घाटी, तो अंधी घाटी आप आंसर देंगे, अंधी घाटी सर भूमिगत जल द्वारा, वेरी गुड, भूमिगत जल द्वारा। अगला बताएंगे आप मोरेन, मोरेन बताइए, मोरेन, मोरेन बताएंगे, वेरी गुड, मोरेन बर्फ द्वारा, मोरेन बर्फ द्वारा। तो ये आपकी स्थलाकृति विज्ञान हो गई कंप्लीट। आप बताएंगे लैगून किसके द्वारा, बताएंगे लैगून किसके द्वारा, लैगून किसके द्वारा, बताइए लैगून किसके द्वारा? लैगून बनेगा समुद्री लहरों द्वारा। स्टेलेटाइट और स्टेलेमाइट ये भूमिगत जल द्वारा बनते हैं। बताइए ऊपर से कौन लटकता है, स्टेलेटाइट या स्टेलेमाइट? ऊपर से कौन लटकता है, स्टेलेटाइट या स्टेलेमाइट? ऊपर से कौन लटकेगा, स्टेलेटाइट या स्टेलेमाइट? ऊपर से लटकेगा स्टेलेटाइट, वेरी गुड, स्टेलेटाइट, वेरी गुड। हो गया, वेरी गुड, आप सब विद्वान हैं, आप सब विद्वान हैं। अब हम आपके लिए एक फाइनल मुकाबला करने जा रहे हैं। ऐसा एगो चीज बनाइए, यहाँ अंग्रेजी में लिख देते हैं रिवर, हिंदी में हो गया नदी। रिवर या नदी द्वारा देखे थे पहाड़ों पर छिपरिका बना था, उबड़ खाबड़ आकृति छिपरिका बना था, छिपरिका, छिपरिका कैसे लिखाएगा जी, छिपरिका बना था। और नदियों द्वारा आपका दूसरी आकृति भी आकार की घाटी बनी थी, वो गहरी होकर गार्ज बनाई थी। यही आगे आके आई आकार की घाटी जिसे हम कैनियन कहते हैं, सबसे बड़ा कैनियन ग्रैंड कैनियन है। यही स्थलाकृति जब नीचे पानी में गिरी थी जल प्रपात बनाई थी, नीचे गढ़ा करती थी, औनमन कुंड गड्ढा बनाई थी। यही स्थलाकृति आपकी एस आकार की घाटी जिन्हें हम विसर्प कहते हैं, विसर्प या फिर इसे मियांडर कहते हैं, यही स्थलाकृति समुद्री क्षेत्र पर डेल्टा का निर्माण की थी। जब इस डेल्टा को समुद्र में गिरा दी थी तो इससे बना था एस्चुरी। क्या बना था? एस्चुरी बना था जिसे हम ज्वारनद कहते हैं। ये सारी स्थलाकृतियां नदी द्वारा बनी थी। दूसरा हम पढ़े हैं समुद्र द्वारा बनने वाली स्थलाकृति सी वाटर
या ओशियन द्वारा बनने वाली स्थलाकृति में आप देखेंगे दंतुरित तट बने थे, टेढ़े मेढ़े तट, दंतुरित तट बना था। इसके अलावे गुफाओं का निर्माण हुआ था तटों पर। इसमें सबसे प्रमुख जो था वो लैगून झील था। इसके अलावे अगर आप देखिए तो भूमिगत जल हम आपको पढ़ा दिए। भूमिगत जल द्वारा जो स्थलाकृति बने थे उसमें सबसे पहले ऊपर से अगर आप देखेंगे ऊपर से तो घोल रंध्र बना था, घोल रंध्र, और घोल रंध्र बड़ा हो गया, डोला दिए तो बन गया था डोलाइन बना था, डोलाइन और बना था आगे जाके तो युवाला था, युवाला भर गिर गया था तो उसे कहते थे पोलजे। क्या कहा जाते? पोलजे कहा गया, पोलजे कहा गया। और इसके द्वारा बनने वाली मिट्टी टेरा रोसा कहलाया, टेरा रोसा कहलाया। ये टेरा रोसा मिट्टी कॉफी के लिए थी। अगर हम भूमिगत ज्वाला दल द्वारा बनने वाला स्थलीकृति में जमीन के अंदर गए थे, आज जमीन के अंदर गए थे तो अंदर में आपको मिला था अंधी घाटी। कौन सी घाटी बाबू? अंधी घाटी। अंधी घाटी के अंदर गए थे तो मिला था कंदरा, मिला था कंदरा में दो स्थलाकृति, ऊपर से बना था स्टेलेटाइट और नीचे से बना था स्टेलेमाइट, और दोनों सट गया था तो इस कंदरा के अंदर एक स्तंभ बन गया जिसे कंदरा स्तंभ कहा गया। इसके अलावे हम आपको बताएं, देखिए तो हो गया। अब क्या बच गया? आपका पवनों द्वारा बनने वाला स्थलाकृति। पवन द्वारा स्थलाकृति जब भी बनेगा तो आपका मरुस्थल में बनेगा, मरुस्थलीय क्षेत्र में घर्षण और अपघर्षण द्वारा। इसके द्वारा जब भी स्थलाकृति बनेगी समुद्री जल, इसके द्वारा भूमिगत जल द्वारा, तो कास्ट यानी चूना पत्थर वाले प्रदेश में बनेगा। समुद्र में स्थलाकृतियां लहरों द्वारा बनती हैं। पवनों द्वारा स्थलाकृति में अगर चट्टान को एक जगह से काट दिया, चारों ओर से डाइकांटर बन गया था। डाइकांटर के बाद अगर नीचे से काटा तो ऊपर वाला एरिया बचा, छत्रप शिला बच गया। वही अगर ऊपर से काट देगा तो नीचे का बचेगा। इसे हम भू स्तंभ कहते हैं। भू स्तंभ जो था अगर वो लाइन से पाया जाएगा तो उसे यार डंग कहा जाता है। यार डंग अगर छोटे हो गए तो उन्हें इंसेल बर्ग के रूप में दिखने लगते हैं। अगर उल्टा चंद्र का अर्ध चंद्राकार बना तो उसे हम लोग बरखान कहते हैं। और अगर पूरा ढक के कटोरा बन गया तो उसे स्तूप कहा जाता है। और पूरा बिछ गया तो उसे लोयस का मैदान कहते हैं। सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन के गोबी मरुस्थल में, मरुस्थलीय क्षेत्र में बनने वाले झील को हम बालसन झील कहते हैं। जब ये सूख जाता है तो इसे प्लेया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्लेया कहा जाता है। वहीं अगर आप बर्फ द्वारा निर्मित स्थलाकृति देखेंगे तो बर्फ, शुद्ध बर्फ कोई भी स्थलाकृति का निर्माण नहीं करता है। इसके अंदर अशुद्धि लकड़ी या चट्टान होने चाहिए। ये सबसे पहले यू आकार की घाटी बना देता है। यू आकार की घाटी अगर किसी बड़े बर्फ के नीचे छोटा बर्फ आ जाता है तो उसे लटकती घाटी कहते हैं। और अगर बड़का ऊपरे चढ़ गया तो उसे नूनाटक कहा जाता है। नूनाटक कहा जाता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं है, क्या कहा जाएगा? नूनाटक कहा जाएगा। और अगर भरा गया तो उसे ड्रमलीन कहेंगे। ड्रमलीन कहा जाता है। समुद्री तट पर ऐसे बर्फ बिखर गए तो उसे रास मुटाने या फिर उसे को अगर भेड़ की तरह हो गया, भून दिया तो उसे मोरेन कहेंगे। मोरेन क्या कहेंगे? मोरेन कहेंगे। क्या कहेंगे बबुआ? मोरेन कहेंगे। और अगर समुद्र का तट पर कोई तट बनाया तो इसे फियोर्ड तट कहेंगे। कौन सा तट कहेंगे? फियोर्ड तट कहेंगे। कंप्लीट हो गया स्थलाकृति। इसी में से कहीं ना कहीं पूछेगा और जहां से भी पूछेगा दौड़ा के मारिएगा आप लोग। पढ़ाई बहुत इजी चीज होता है, इसको दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, जीवन बन जाएगा। स्थलाकृति में बर्फ द्वारा स्थलाकृति तभी बनेगा जब बर्फ में क्या मिली हुई? अशुद्धि मिली हो, अदरवाइज नहीं बनेगा। ये कब बनेगा? जब मरुस्थल में हो। बताइए इसके द्वारा स्थलाकृति कब बनती है? तो जब कभी भी कास्ट या फिर चूना पत्थर हो। चूना पत्थर नहीं रहेगा तो नहीं बनेगा। ये बताइए समुद्र द्वारा स्थलाकृति किसके माध्यम से? तो लहरों के माध्यम से बनती है। नदियों द्वारा कई आकार की स्थलाकृति बनती है। स्थलाकृति विज्ञान कंप्लीट हो गया। इसके बाद अब हम लोग को पढ़ना है भूगर्भ विज्ञान। पेट, जमीन के पेट में क्या है? आगे बढ़े।
कंप्लीट। आगे बढ़े। किसी को कोई दिक्कत नहीं है। सर आपको इतना याद कैसे रहता है? देखिए बाबू, एक टीचर से ज्यादा मेहनत एक विद्यार्थी करता है, ठीक है। कहने के लिए हम लोग भी कह सकते हैं कि इतना हम लोगों को याद है, लेकिन इससे घबराना नहीं है। टीचर को केवल और केवल एक काम होता है, अपना विषय पढ़ाना। हमरा कौन गो विषय, 10 गो विषय पढ़ाना है, हमरा कौन चीज ज़्यादा काम है, 10-12 गो विषय पढ़ा देते हैं। लेकिन आप लोग को जो हम पढ़ाते हैं वो पढ़ना ही, मैथ पढ़ना है, एडवांस मैथ पढ़ना है, रीजनिंग में वर्बल नॉन वर्बल पढ़ना है, अंग्रेजी में वोकैब पढ़ना है, ग्रामर पढ़ना है, उसके बाद भी आपका बहुत सारे चीज़ है, रीजनिंग मैथ ये है, फिर फ़ोन पे बतियाना है, घर द्वार देखना है। इस वजह से आप लोग पर लोड ज़्यादा है, हम लोग पर कोई लोड नहीं है, इसलिए टेंशन फ्री पढ़िए। दूसरा, आपके अंदर डर नहीं है, हम लोग के अंदर डर है। अगर नहीं अच्छा पढ़ाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, और आपके अंदर ना डर है ना शर्म है, नहीं रिजल्ट होगा तो क्या दिक्कत है, अगली बार फिर पढ़ेंगे, माई बाप तो पैसा भेजिए रहा है। तो दिल लगा के पढ़ाई कीजिए, ऐसे पढ़िए कि जैसे जीवन का आखिरी दिन हो, कि जितना पढ़ना है पढ़ सकते हैं। यही तो थोड़ा सा समय है। इस समय में अगर आप 1.5 से 2 साल मेहनत नहीं कर पाते हैं, पूरा जीवन आप मजदूरी करने के लिए, छोटे मोटे नौकरी करने के लिए अपना मन बना लीजिए। तो आप डिसाइड कीजिए कि बचे हुए जीवन के 60 साल मेहनत करना है, या आज से 1.5 साल तक जी जान लगा के दिन रात एक करके पढ़ना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? आप लोग ज्यादा मेहनत करते बाबू, हम लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं, और करना भी चाहिए। लेकिन आपका मेहनत अस्थाई नहीं रहता है, मतलब समझते हैं ना, आप सोनार की तरह चोट मारते हैं, थोड़ा 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 थोड़ा, और हम लोग लोहार की तरह मारते हैं ऐसे। तो जब भी पढ़िए लोहार के स्टाइल से, धड़ाम से, 100 सोनार की 1 लोहार की। किसी को कोई दिक्कत नहीं? देखिए, आज से आपके पास 2 मंथ टाइम है, मुश्किल से मुश्किल 2 मंथ ज़्यादा हो गया, 50 दिन मान के चलिए, 50-52 दिन दरोगा के लिए, और मोटा मोटी 3 महीना आप बीपीएससी के लिए। बहुत सब बड़ा समय होता है यार। 2 महीने में तो 2 महीने में किसी देश को बर्बाद किया जा सकता है, 2 मिनट में परमाणु हमला किया जा सकता है। 2 महीना बहुत बड़ा समय होता है। आप इसे घंटा में गुणा करेंगे तो एक बार में आंसर नहीं निकाल पाएंगे। 24 घंटे होते हैं हर महीने में, 24 गुणे 2 करिए, आपके पास बहुत सारा समय है। प्रतिदिन आपके पास 60 दिन से गुणा कर लीजिए 2 महीने में, तो आपके पास कितने दिन समय है? 30 दिन, मतलब 60 दिन समय है 2 महीना। इन 60 दिनों में अगर आप 24 घंटा से गुणा करेंगे, बहुत सारे घंटे आएंगे। इन कई घंटों में से आप 2 महीने में से तो 15 दिन आप सोने में बिता देंगे। बहुत ज़्यादा समय आप बर्बाद कर रहे हैं। 3 महीना बीपीएससी के लिए। जीडी का टाइम हो गया है। हाँ बाबू, जीडी का टाइम हो गया है, ठीक है। अब हम लोग आज इतना ही रहने देते हैं। कल हम फिर आपको पढ़ाएंगे, सवेरे 9 बजे पढ़ाएंगे। नोटिफिकेशन डाल देते हैं, कभी आगे पीछे आधा घंटा हो जाता है तो आप लोग को हम नोटिफिकेशन से बता देते हैं। आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलिए, थैंक यू सर, आप सब लोग को बाबू वेलकम। अब हम लोग कल मिलेंगे। आज आपको इतना स्थलाकृति बढ़ा दिए, इसको आप लोग अपने कॉपी में बनाएंगे और इसी से रिवाइज करेंगे। देखिए, ये हम एट्रेंडम नहीं लिखे हैं, दिमाग में जैसे जैसे आते गया है, जैसे जैसे आपको पढ़ाए हैं वैसे वैसे लिखे हैं। आपका दिमाग अभी यंग है, तेज काम करेगा। हम लोग का दिमाग 1972 का बना हुआ, बांग्लादेश के समय का, तो बहुत पुराना हो गया। अतः हम लोग का दिमाग अब वो मॉडल रहा नहीं। आप लोग का दिमाग तेज है, 5G वाला है। आप लोग 1995 से 2000, सन 2000 के बीच में जन्म लेने वाले हैं। हम लोग अभी बहुत पुराना हो गए लोग, ठीक है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। चलिए,
कल मिलते हैं।